राम जाने क्या होगा आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। खबर है कि बीजेपी 15 दिन के अंदर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी भी सीट बंटवारे पर गाड़ी अटकी हुई है, फाइल लटकी हुई है। अलायंस में नीतियां तय नहीं हो पा रही हैं। नेतृत्व को लेकर भी प्रश्न है। राज्यों में अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गाया जा रहा है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से सहमति नहीं बना पा रही। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यहां तक कि दोनों दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहे। बिहार, यूपी सीटों पर फाइनल फॉर्मूला नहीं बन पाया है। नीतीश के रुख को लेकर भी साफ नहीं हो पा रही है तस्वीर। गठबंधन के नेता टेंशन में है। पहले देखिए 40 सीटों वाले बिहार में क्या हाल है। सूत्रों की खबर है जेडीयू और आरजेडी दोनों 16-16 सीटें लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटें दी जा सकती है। हालांकि वो 10 की मांग कर रहे हैं। जेडीयू 17 चाहती है। सीपीआई वहां पर 3-4 चाहती है। सीपीआई माले भी चाहती है। सीपीआई के कोटे में लेकिन 2 सीटें मिलने के आसार है। अब आइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की 42 सीट है। कांग्रेस और टीएमसी झुकने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम है, इसीलिए सभी 42 सीटों पर लड़ सकती है। अगर सीटों के बंटवारे में उनकी नहीं सुनी गई, कांग्रेस कह रही है कि ममता की दया पर राजनीति नहीं करनी। कांग्रेस ने ममता को अवसरवादी नेता करार दे दिया है। अधीर रंजन मोर्चा संभाले हुए ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता कह रही है कि जब वो लेफ्ट से 34 साल तक अकेले लड़ सकती हैं तो बीजेपी को हराने में भी सक्षम है। अब आ जाइए यूपी। अभी तो इन तीनों राज्यों की सीटों को जोड़ना बाकी है। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सहमति नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीट देने का ऐलान किया है, लेकिन खबर है कि कांग्रेस यहां 15 से 20 सीट चाहती है, लेकिन अखिलेश उसे इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है। अखिलेश करीब 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को तैयार है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों की ताकत आपने समझ ली। यूपी में 80, बिहार में 40, बंगाल में 42, कुल मिलाकर 162 सीटें। यानी जो यहां पर जीता वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। अब हम एक बार फिर 2019 में इन तीनों राज्यों के नतीजों पर नजर डालते हैं। बिहार में 19 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में थी, 40 में से 39 सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6। पश्चिम बंगाल 2019 में 42 सीटों में टीएमसी को 22, 18 बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस को। यूपी में 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। सहयोगी अपना दल एस को 2, बीएसपी को 10 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5, कांग्रेस 1। अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत। चौबीस के महासमर में अब 100 दिन का ही समय रह गया है, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस में घमासान मचा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि हर हाल में 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक माथापच्ची जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा तनाव बिहार, बंगाल और यूपी में है। इन्हीं 3 राज्यों में लोकसभा की 162 सीटें हैं। बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर बंटवारे को लेकर घमासान जारी है, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस में जुबानी जंग है। वहीं सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समीकरण सेट नहीं हो पा रहा। इंडिया अलायंस में मचे घमासान के बीच बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश के अचानक राज्यपाल से 40 मिनट की मुलाकात को लेकर एक बार पूछा जाने लगा है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, क्या एनडीए में वापसी होगी। हालांकि बिहार में 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन नीतीश का सियासी इतिहास देखते हुए एक बार फिर उनके रुख को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू कह रही है कयासबाजी पर ध्यान न दिया जाए। नीतीश इंडिया अलायंस के निर्माता हैं, इसलिए जल्द ही सीटों पर सहमति बन जाएगी। वो घोषणा कर चुके हैं, हम सीटों की तालमेल में हैं। वो इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। उन्होंने कई अवसरों पर बहुत स्पष्ट कहा है कि इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए, सीटों के तालमेल को लेकर के, अन्य मामलों को लेकर के। तो उनकी जो गंभीरता है उसको गैर गंभीर तरीके से मीडिया को नहीं लेना चाहिए। नीतीश के रुख को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जहां दावा कर रही थी कि नीतीश राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, वहीं जेडीयू ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया, जिससे लग रहा है कि इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में प्रोग्राम की बात है, कौन सा प्रोग्राम करेंगे, कैसे करेंगे,
इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कोई फॉर्मल इन्विटेशन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी तक नहीं दिया है, और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। जब उनका इन्विटेशन आएगा उसके बाद ही इस पर डिसीजन होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शरीक होंगे या नहीं होंगे। जेडी और आरजेडी लगातार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी का विजय रथ तीसरी बार रोक दिया जाएगा। इंडिया अलायंस में हर किसी को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। ममता बनर्जी जी ने भी अपनी बात को कहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा इस बारे में कहा है कि इंडिया अलायंस के अंदर जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होकर समन्वय स्थापित कर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ताकि मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को परास्त किया जा सके। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा घटक दल है, तो यह उनकी स्वाभाविक जवाबदेही है कि कैसे विभिन्न प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय बने। जहां जो दल मजबूत है वहां चुनाव लड़े। बंगाल में ममता दीदी ने जो बातें कही है, ये सारी चीजें अपने अपने तरीके से हर दल के नेता कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें लिया जाएगा, और जो बेहतर विकल्प होगा वो अंतिम फैसला होगा, उस पर मुहर लगेगा। तो ममता दीदी जो बातें कह रही है बंगाल में, वो किस तरह से भाजपा का सफाया हो, इसको लेकर चिंतित है। अब पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में बढ़ती जा रही तनातनी को देखिए। बात यहां तक बिगड़ गई कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को अवसरवादी बताते हुए कह दिया कि कांग्रेस ममता की दया पर राजनीति नहीं करती। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। वहीं यूपी में कांग्रेस 25 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी संबंध सामान्य नहीं लग रहे। जब अखिलेश यादव से राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि ना बीजेपी उन्हें बुलाती है और ना ही कांग्रेस। बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, बड़ी मुश्किल से बुलाती है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम नहीं बुलाती। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है। हालांकि कुछ दिन पहले राहुल ने कहा था कि सीटों को लेकर कोई तनाव नहीं है, एक दो जगह जहां पर है वहां भी सहमति बन जाए। इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे। उधर असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी आमने सामने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल की यात्रा को गुवाहाटी शहर से गुजरने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई। मामला यहां तक पहुंच गया कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को राहुल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने के निर्देश दे दिए। कल भी राहुल को मंदिर जाने से रोकने के बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरना करने बैठ गए थे। इस बीच खबर है कि बीजेपी 15 दिन के अंदर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में आपस में ही तलवारें खींची हैं। उम्मीदवारों का चयन तो छोड़िए, अभी ये नहीं तय हो पाया है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। माना जा रहा है कि अगर इंडिया अलायंस ने सीटों के बंटवारे पर जल्दी फैसला नहीं लिया तो दिल्ली के ताज का सपना कहीं सपना न रह जाए। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के आमने सामने होंगे। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के साथ, राजीव रंजन जी पक्ष रखेंगे जेडीयू का, तो नवल किशोर आरजेडी का, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी आरवी का, तो बादल देवनाथ जी जो कि रखेंगे टीएमसी के नेता के तौर पर अपना पक्ष। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और अभय दुबे जी ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा शुरू करने वाले हैं। खबर ये आ रही है, हमारे सहयोगी रोहित सिंह की खबर है, 4 फरवरी को बिहार में जनसभा करेंगे। बेतिया लोकसभा क्षेत्र में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ठीक कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 4 फरवरी को बिहार में जनसभा। बेतिया में ये जनसभा होने वाला है और इसी के जरिए बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में
पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे। रोहित, एक सवाल बहुत दूर का पूछ रही हूं आपसे। ये पहले रैलियां प्रधानमंत्री की जनवरी के महीने में होनी थी, अगर मैं सही हूं तो। डेट पोस्टपोन होते होते अब फरवरी में पहुंच गया है। क्या इसका कोई लेना देना नीतीश बाबू के फिर से एनडीए की तरफ स्टीयरिंग मोड़ने वाली खबर से है? अंजना, देखिए, इस बात की संभावना जताई जा सकती है कि नीतीश को प्रधानमंत्री की रैलियां जो जनवरी में 2 बार कैंसिल हो चुकी हैं और अब ये तीसरी बार है जब 4 फरवरी को वो उनका जो है रैली तय हुआ है, इसके पीछे कोई न कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है, खासकर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर। क्योंकि आप पिछले दिनों देखिए अमित शाह का बयान जब उन्होंने राजस्थान में दिया था एक अखबार को, तो उनके तेवर भी काफी नर्म दिखे थे नीतीश कुमार को लेकर, और उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव अगर आएगा उनके वापसी को लेकर तो उस पर विचार किया जाएगा। और ऐसे में पहली रैली प्रधानमंत्री की बिहार में 13 जनवरी को होने वाली थी, उसे आगे बढ़ाया गया, फिर 27 जनवरी किया गया। अब 27 जनवरी से भी आगे बढ़ाकर उसे 4 फरवरी कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि शायद नीतीश कुमार के साथ जो कोई डील चल रही है वो डील अब तक फाइनल नहीं हो पा रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री की रैलियां लगातार जो है बिहार में बढ़ाई जा रही हैं और अब तीसरी बार ये 4 फरवरी को होना तय हुआ है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 4 फरवरी से पहले नीतीश कुमार का बिहार में कोई बड़ा उलटफेर करेंगे, क्या फिर से पलटेंगे, एनडीए में आ सकते हैं? इस बात की जबरदस्त कयास जो है इस वक्त बिहार में लगाई जा रही है, और खासकर तब जब सीट शेयरिंग को लेकर भी पूरा मामला जो है बिहार में वो फंसा हुआ है। चुन कर उन्होंने चर्चा और कयास है। जी के चुन कर उन लोगों को साइडलाइन कर दिया है जो ललन सिंह के साथ थे, जिन्हें नीतीश बाबू मान रहे थे कि आरजेडी की तरफ वो हो गए हैं। छोटा सा जवाब। जी देखिए, 10 दिसंबर को नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई थी पटना में, अंजना अभी जानती हैं, और उसके 19 दिनों के बाद लल्लन सिंह की विदाई हो गई थी जेडीयू अध्यक्ष पद से। तो इसके पीछे माना यह जा रहा है कि कोई न कोई इसका लेना देना जरूर है। उस मुलाकात के वजह के कारण ही लल्लन सिंह की कुर्सी भी गई है, और ऐसे में जब अमित शाह के तेवर जब कुछ नरम पड़े हैं तो जाहिर सी बात है संकेत बहुत बड़े मिल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां, देखिए प्रधानमंत्री की रैलियां अमूमन बिहार में इतनी बार कैंसिल नहीं होती हैं, लेकिन ये तीसरी बार है जब उनकी अब डेट जो है फाइनल फिक्स हुआ है कि अब 4 फरवरी को होना तय हुआ है बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित, इस तमाम खबर के लिए, जानकारी के लिए। बहरहाल अब रुक करते हैं अपनी बहस का। बिहार में रोहित आपको पता ही है, मकर संक्रांति में सुबह में चूड़ा दही तिलकुट खाते हैं और दिन में खिचड़ी, तो कुछ ना कुछ तो वहां पक ही रहा है। नजर बना के रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे। गौरव भाटिया जी, ये क्या पक रहा है जरा आप ही बताइए। इंडिया अलायंस पर तो दुबे जी से हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन खबर बड़ी तेज आ रही है और धुआं ऐसे नहीं होता आग के बिना। क्या फिर गले लगा लेंगे राजीव रंजन जी की पार्टी को? गौरव जी, आप सुन पा रही हैं अंजना जी? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मेरा सवाल आया, सुनाई दिया नहीं दिया? नहीं, आप फिर से अगर अंजना जी पूछे। मैं आपको बता देती हूँ। सवाल यह है कि क्या जेडीयू से नजदीकियां बढ़ रही हैं? गृह मंत्री अमित शाह पहले हमेशा कहते थे हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, जाके ललन सिंह और नीतीश कुमार को बता देना, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रपोजल आता है, हाल में राजस्थान में उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा प्रपोजल आता है तो हम इस पर देखेंगे। अब ललन सिंह की विदाई भी वहां से, मतलब कम से कम अध्यक्ष पद से तो हो ही गई है। माना जा रहा है कि आपके पास आ रहे हैं फिर से, सच है क्या? जय श्री राम अंजना जी, मैं समझता हूं कि कल एक ऐतिहासिक पल था और पूरा भारत राममय हो गया है। और हमें एक बात याद रखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो वो गुट है जो अपनी तैयारी केवल परीक्षा से पहले नहीं करता है। आपका चैनल भी दिखा रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे घटक दल साथी हैं, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आगे बहुत से ऐसी खबरें आएंगी, लेकिन मैं इस पे कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, जब पूरा भारत राममय हो गया है, जब भारत ने कल दोबारा 1 साल के अंदर अंदर दिवाली बना ली है,
तो हम सब जानते हैं किस तरह से पुनः भगवान राम का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और सरकार हमारी बनेगी। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, एक तरफ अगर ये कहा जाए कि राम लल्ला है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो बयान आया है, ये चाहती है कि राम लल्ला वर्सेस अल्लाह हो जाए। और ये मैं क्यों कहता हूं, आप बताइए, तुष्टीकरण की हद हो गई। संविधान की शपथ लेके जो इन्होंने किया है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपको अल्लाह की कसम देती हूं कि भाजपा के साथ ना जाओ। आप बताइए कितनी चिंताजनक बात है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करे। आप सोचिए, अगर यही बात कोई भाजपा का वरिष्ठ नेता बोलता कि ईश्वर की शपथ लेके केवल भाजपा को वोट करना और दूसरी पार्टियों को नहीं, तो क्या होता। और बिहार की अब बात करते हैं। देखिए बिहार की हालत यह है, हम शुरू से जानते हैं जो इंडी अलायंस है, घमंडिया है। हाँ। इसमें नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे, कन्वीनर वो बन नहीं पाए, उनको दिखाया गया अंगूठा। और इसीलिए आज पूरी तरह से ये वो आइडिया है जो पहले ही आते ही फ्लॉप हो गया और कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार नाराज लग रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी जैसे बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी ना, जानी दुश्मन, वैसे जानी दुश्मन बने हुए हैं। इनका समन्वय कहां है? अच्छा, उत्तर प्रदेश आते हैं, 80 सीटें लोकसभा की आती है। अंजना जी आप बताइए, अखिलेश मायावती ने गिरगिट बुलाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, ये बोला गया। ये क्या दिखाता है? ठीक है, इनके पास भारत के लिए और जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ की वजह से राजनीति में, मैं अंत करूंगा एक बात कह के, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत होगा। जिन्होंने जो वादा किया उसे पूरा किया। भव्य राम मंदिर बन के आ गया है। अब क्या तंज नहीं कसेंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे अच्छा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी लौट आए, ये तो सारी चर्चाओं से गायब थे जब चर्चाएं राम मंदिर पे हो रही थी। सोचिए, ठीक है गौरव जी, भगवान राम से कितनी नफरत है। अभय दुबे जी, 162 सीटें, अरे प्रश्न तो सुनिए, 162 सीटें हैं पश्चिम बंगाल, जहां भिड़े हुए अधीर बाबू ममता दी से। आप सोच लीजिए कि 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 40 बिहार की और 80 यहां पर उत्तर प्रदेश की, 162 सीटें तीनों मिलाकर। आप लोग खिलवाड़ी तो कर रहे हैं, फिर प्रश्न पूछने पर कहेंगे कि आप लोग जानबूझकर डिफरेंसेस बताते हैं। अरे अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है साहब आपका, और नीतीश बाबू तो लग रहा है कि थोड़ा स्वे कर रहे हैं। हाँ, होइए सोई जो राम रची राखा, क्यों करे तर्क बढ़ावे शाखा। शंकर जी ने सीता जी से कहा था कि जो राम जी ने तय कर रखा है वही निर्धारित होगा, तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं हो। तो राम जी ने क्या तय किया? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई न अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़ा वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। देखिए, एक दल का नाम सुनते ही होश उड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। जब सारे गठबंधन के दल एक साथ होंगे तब क्या होगा? वैभवशाली मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और एक तरफ राहुल गांधी है जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक राजा राम के मूल्यों को चरितार्थ करने के लिए निकला है, न्याय मांगने के लिए सड़कों पर निकला है। और ये भगवान और भक्त के बीच में खड़े होकर श्राप और पाप के भागी होंगे। राहुल गांधी जी को मंदिर के दर्शन करने से ये लोग रोकते हैं। इनके भाड़े के गुंडे लहूलुहान कर देते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे नेता प्रतिपक्ष को। जयराम रमेश जी की गाड़ी पर आक्रमण किया जाता है, राहुल जी की रैली पर आक्रमण किया जाता है। और राहुल जी क्यों निकले? राहुल जी ने कहा है कि आज मैं 5 न्याय की बात करने आया हूं, युवाओं के लिए, किसान के लिए, श्रमिकों के लिए, नारी के लिए और भागीदारी के लिए। प्रधानमंत्री जी, जिस मंदिर की आपने प्राण प्रतिष्ठा की है कल, और एक दिन बाद ही आप प्रजातंत्र के प्राण निकालने पर तुल गए। आपके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। हम डरने वाले नहीं हैं। हम आज आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कविता से कौन विघ्न ऐसा कविता से चुनाव लड़ा, कविता से चुनाव लड़के जीता जा सकता है क्या? एक मिनट, आखिरी बात सुनिए। कविता से या सीट शेयरिंग से जीतना है? सवालों से यही तलाश, यही सब
यही सवालों से तलाशी 2004 में भी ली जाती थी कांग्रेस की। सीट शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, अटल जी के सामने चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आज राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है कि ममता जी से व्यक्तिगत क्षमता में भी और कांग्रेस पार्टी के भी अच्छे संबंध है, वहां पर भी सीट शेयरिंग होगी। उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर है। और प्रधानमंत्री जी जब आप 4 फरवरी को जा रहे हैं तो 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब दीजिएगा, फिर भ्रामक दुष्प्रचार मत कीजिएगा। आपको भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश बाबू जी के साथ जब आपने छल किया और सीपी सिंह को जब आप जेडीयू से तोड़ दिया आरसीपी सिंह को, तब जो नीतीश जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वो याद रखिएगा। हमारे गठबंधन दल एक हैं और सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनके तो कहीं राजीव जी ने गौरव मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। एक मीटिंग बता दीजिए, एनडीए के दल की एक मीटिंग बता दीजिए जब सीट शेयरिंग पर बात हुई हो। इनके होश पिछली बार बीजेपी को कितनी सीटें आई थी? नाम ले रहे हैं, कितनी बीजेपी की सीटें आई थी अभय जी 19 में? बिहार को लेकर क्यों विचलित है मैं 1 मिनट बता दूं। 19 में बीजेपी को कितनी सीटें जो आई थी? प्रधानमंत्री जी अरे पाप उनको गठबंधन की चिंता जाति जनगणना को जो गठबंधन तो लीजिए। गौरव जी की आवाज प्लीज वेट फॉर योर टर्न। गौरव जी की आवाज नीचे कीजिए प्लीज। गौरव जी वेट फॉर योर टर्न। गठबंधन की चिंता उनको करने की जरूरत जितनी है उससे ज्यादा आपको है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। राजीव रंजन जी, राजीव गौरव जी नहीं, क्योंकि आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। आई हैव रिक्वेस्टेड यू कि मैं अब राजीव रंजन से पूछूंगी, फिर दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें। राजीव रंजन जी आखिरी बात कहने दीजिए। नहीं, आपने अपनी बात कह ली। बिहार राजीव जी, आज आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा समारोह हुआ बड़ा भव्य था, अच्छा था, केसी त्यागी जी ने कहा है। क्या बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है? ईमानदारी से बताइए। आज माना जा रहा है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ गया है। इधर अमित शाह जी ने भी कह दिया कि प्रपोजल आता है तो देखेंगे, और उधर आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं कि आरजेडी के स्पीकर के लिए कोई बदलाव किया जाए। क्या आज राज्यपाल से मिले हैं नीतीश बाबू? देखिए, निर्वाचित सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी और महामहिम राज्यपाल के बीच अगर कोई मीटिंग होती है तो ये बहुत ही सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े ऐसे सवाल हैं जहां उच्च चांसलर हैं, वहां उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसी चर्चाएं होती हैं। इसके राजनीतिक निहितार्थ का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, देखिए, एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ और निसंदेह एक बहुप्रतीक्षित आयोजन था। पूरी दुनिया के हिंदुओं की इच्छा थी और उनकी भावनाओं का सम्मान हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, हाल के वर्षों में देखिए, आस्था को एक तरफ अगर हम रखते हैं, दूसरी तरफ जो कुछ छुपते हुए सच की जो बानगियां हैं उनको भी हमें देखना होगा कि हम कहाँ हैं। हम एक तरफ विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 125 देशों की तालिका में हम 111वें नंबर, हम 135वें नंबर 143वें नंबर पर हैं पर कैपिटा इनकम का जो 195 देशों की तालिका है उसमें। और इनसे जुड़ा हुआ शांति का प्रश्न है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, उसमें हम 165 देशों में 135वें नंबर। देखिए, ये आंकड़े चिंता पैदा करने वाले। बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि 10% से ज्यादा का बेरोजगारी दर है, जो 45 वर्षों के चरम पर है। और इसके साथ ही देश पर जो कर्ज का बोझ है, आज प्री पैंडेमिक लेवल था 75% जीडीपी के मुकाबले, जो आज 81.9% है। अब इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है, लोग अक्सर पूछते हैं कि उन्होंने काफी मुलायम तरीके से जवाब दिया और इधर से भी कोई बहुत कड़ी टिप्पणी नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार जी काम के लिए जाने जाते हैं, वो कठोर टिप्पणियों के लिए नहीं जाने जाते हैं। दोनों तरफ से उन्होंने, एक तरफ कांग्रेस को उन्होंने कई बार सधी हुई भाषा में कहा कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को तेज करिए, चुनौतियां बड़ी हैं, आपका मुकाबला एक ऐसी शक्ति के साथ है जिनके पास असीमित संसाधन है। और साथ ही साथ तो कोई सुन नहीं रहा क्या? राजीव जी, राजीव जी बहुत घुमा फिरा के आज बोल रहे हैं आप। जलेबी निकलते निकलते एकदम ठंडी हो जाएगी। जरा बताइए तो, कोई सुन नहीं रहा क्या नीतीश बाबू की? नीतीश बाबू तो रोजाना कह रहे हैं कि लेट मत कीजिए, जल्दी कीजिए, और इस तरह के कोalition पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझते हैं।
वो कह रहे हैं रोज की जल्दी कीजिए, क्या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है गठबंधन में? इसका तो एक सीधा जवाब दे दीजिएगा, एक सीधा जवाब अंजना जी। हाँ राजीव, अटकलबाजियों पर हम चर्चा करें या जो जमीनी हकीकत है, मैंने जो आंकड़े बताए ये प्रामाणिक आंकड़े। मैं एक बात कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी की पहचान क्या है? नहीं, मैं बस बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं। जवाब ही नहीं दे रहे सर। 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। आर्थिक जो सर्वे है उनके आर्थिक आंकड़े, उनके आधार पर यह फैसला किया। उसके बाद जो आरक्षण का फैसला है, और साथ ही साथ आप देखेंगे पूरी तरह से वो कई प्रश्नों पर बहुत ही अपने तरीके से बेबाकी के साथ राय रखते रहे हैं। एनडीए के खिलाफ थे, उस समय भी नोटबंदी का उन्होंने समर्थन किया। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कई सवालों पर उनकी जो चुप्पी है या अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसका मतलब एनडीए के वो साथ हैं। उनका ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं, हम काम उनकी कर रहे हैं। बात कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इस पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम में बिहार जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी नीचे है सर? इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं? ये 2021। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना। अरे मध्य प्रदेश भी तो बीमारू में था सर, राजस्थान भी तो बीमारू में था, सब निकले ना अपने दम पर। करनी होगी अंजना जी। पर कैपिटा इनकम में बिहार, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देश कहाँ है? पर कैपिटा इनकम हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, पीस इंडेक्स हो, दुनिया के तमाम जो सूचकांक ये बताते हैं कि हिंदुस्तान का विश्व गुरु होने का दावा नकली है, उस तालिका में हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान का जो उनके जो दावे की जो पोल खुल रही है उस पर भी कुछ है। नकली है आपका दावा। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, बिहार पर वो नकली दावे पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप दीजिए। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। अभी बात कर रहे थे कि हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, सब साथ हैं, कहना गलत नहीं होगा। आग लगी है बस्ती में कांग्रेस की, राहुल गांधी मस्ती में। क्यों? मैं इसलिए कहता हूं, आप बताइए, जिन तरफ से पहले हंगर इंडेक्स पे जवाब दे दीजिए ना गौरव जी। हंगर इंडेक्स, भारत तोड़ो यात्रा में हंगर इंडेक्स पर पहले का जवाब, हंगर इंडेक्स पर आपको चलिए मैं उत्तर हंगर इंडेक्स पे चाहिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। यह आवश्यक है कि आपको जवाब मिले। सुनिए भारत की स्थिति क्या है, सारे नागरिक देख लें। अभी आज ही की न्यूज है, स्टॉक एक्सचेंज में जो कलेक्टिव वेल्थ है उस पे 4थे नंबर पे भारत पहुंच गया, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे जो है पहुंच गया है, 10वें नंबर पे छोड़ के गए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2013 में 134 नंबर पे थे, ये 63 नंबर पे पहुंच गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 66 नंबर पे थे 2013 में, आज 42 नंबर में है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1.88 ट्रिलियन डॉलर्स होता था, 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी हो गई है। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशंस का है, 99 पे थे, 77 पहुंच गए क्राइम में। वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स 60 था, 37 पे पहुंच गए हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 10वें नंबर पे थे, 3रे नंबर पे पहुंच गए हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे हम जो है सेकंड थे, अब फर्स्ट हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भारत आगे बढ़ रहा है। ये आपकी टिप्पणी का उत्तर है, लेकिन चर्चा से भटकना नहीं चाहिए। मैं अपनी चर्चा पे दोबारा आऊंगा। सुनिए, अभी शांत रहिए। देखिए अंजना, आ रही हूँ, पूरा कर लेने दीजिए, गौरव जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आ रही हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए बोलिए। हाँ, हंगर इंडेक्स पे वो लोग बात कर रहे हैं, उस हंगर इंडेक्स की जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमें पीछे दिखाती हैं ये जो विदेशी एजेंसियां हैं, जबकि 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल से नरेंद्र मोदी जी राशन दे रहे हैं। आज चर्चा का विषय ये नहीं है अंजना जी। डंके की चोट पे कहता हूं, 300 सीटें पार होंगी भाजपा की अकेले। यहां कांग्रेस से पूछिए, जेडीयू से पूछिए, इनका कन्वीनर कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अंडा कुछ नहीं पता है। इनसे पूछिए कितनी सीटें मिल रही है उत्तर प्रदेश में, भीख का कटोरा लेके 2 सीटें नहीं आएंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गाली दे रही है, आपने इनसे नहीं पूछा कि अधीर रंजन चौधरी क्यों ममता बनर्जी को गाली देते हैं और वो पलट के वार करती है? पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा राहुल गांधी को हम मंदिर नहीं जाने दिया। अरे हनुमान चालीसा में भी एक है, पढ़िए उसे, क्या कहता है?
हनुमान चालीसा स्वयं कहती है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे तब शर्म नहीं आती थी। जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में होके कहते थे सर्वोच्च न्यायालय अभी सुनवाई ना करे तब शर्म नहीं आती थी। जब राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में लड़के लड़के छेड़ने जाते हैं तो शर्म नहीं आती थी। आज देखिए इनकी मजबूरी है, ये हिंदुओं को पसंद ना भी करें लेकिन हमारे आराध्य भगवान राम को, ईश्वर को गाली नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं जेडीयू पे। जेडीयू से मैं ये कहना चाहता हूं, केसी त्यागी जी आपके वरिष्ठ नेता है ना, जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है घमंडिया ने देरी कर दी है, भाजपा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो इसलिए उनके वक्तव्य पे अगर कुछ प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, क्या ये सत्य नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का जो घोटाला था, मैं तमाम बार ये ट्वीट पढ़ चुका हूं, फिर से इनको याद दिला दूं, जमीन दो नौकरी लो का जो घोटाला है इसको उजागर करने वाली कोई पार्टी है तो जेडीयू है। तो आज उस घोटाले पे आपका क्या राय है? लेकिन देखिए ना, आपके बोलते बोलते गौरव जी खबर आ रही है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है। बांग्ला में कहते हैं खेला होबे, बिहार के मौजूदा सियासी हलचल पर कहा है उन्होंने, और नीचे लिख रहे हैं आप खुद ही समझदार हो, खेला होक्तो, मगही में कहते हैं खेला होक्तो। खेला होक्तो के बाद वो कह रहे हैं कि भोजपुरी में खेला होखी कहते हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। क्या इशारा कर रहे हैं गौरव जी? कुछ तो आप और राजीव जी बताइए। आज वैसे दोनों एक दूसरे पर थोड़े नरम तो लग रहे हैं, थोड़े नरम लग रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने तारीफ कर दी, आप लोग सॉफ्ट तो लग रहे हैं आज। देखिए अंजना जी, हम हर भारतीय पे सॉफ्ट हैं और भ्रष्टाचारियों पे हार्ड हैं। ये जो जितन राम मांझी जी का वक्तव्य आप चला रही है, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे, लेकिन खेला होबे जो आप कहती है ना, मैं एक बात आपको बताता हूं, भाजपा और एनडीए उस खिलाड़ी की तरह है जिसके पास अपना बल्ला है, अपनी गेंद है, अपना हुनर है, अपनी मेहनत है, और वो शतक भी लगाती है, छक्के भी मारती है। दूसरी तरफ घमंडिया है, ना बल्ला अपना, ना गेंद अपनी, ना विकेट अपना, ना पिच अपनी। पिच को खोद देंगे, ना खेलेंगे, ना खेलप देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आके बातें करेंगे। अरे आप ये बताओ, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं एक सवाल, कितनी सीटें आएंगी अकेले आपकी कांग्रेस की, बताइए आप मुझे। 2024 में आपकी सीटें कितनी आएंगी, क्या बता सकते हैं? आप एनडीए की बात करते हैं, भूल जाते हैं अकेले में हमारी 303 सीटें हैं। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे है, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आएंगी, आप देखिएगा। और ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे, जैसे कल इतिहास लिखा गया है, राजनीतिक इतिहास मई में लिखा जाएगा। अंजना जी, 400 का आंकड़ा भी पार हो जाए तो बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, क्षेत्रीय दलों से पूरा शो हाईजैक हो जाएगा, इसलिए मुझे इन तीनों से एक रिएक्शन लेने दीजिए। अभय जी आऊंगी आपके पास फौरन। अच्छा ठीक है, छोटा सा 2 लाइन का प्लीज अभय जी, सिर्फ 2 लाइन का प्लीज, क्योंकि 3 लोग अभी बोल भी नहीं पाए। अंजना, 300 सीटों का विश्वास करने वाली पार्टी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया। आज ये रिपोर्ट आई, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सरेंडर कर दिया, खर्च नहीं किया, इसलिए तो 27 रुपए आमदनी हो गई। आज जो हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आज जारी किया है कि 14 करोड़ 36 लाख मनरेगा में श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 20 लाख परिवारों को 100 दिन का काम इनकी भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अधीर बाबू ममता जी को गाली दे रहे हैं। मैं आखिरी बात नहीं, ठीक है अभय जी, आपने समझा दिया, इसीलिए अधीर बाबू ममता जी को गाली दे रहे हैं। क्यों बादल जी, अब आपके बरसने का टाइम आया है। ये अधीर बाबू और ममता दी की लड़ाई समझाइए। दोनों, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। ऐसे में क्यों आपस में लड़ रहे हैं? 1 मिनट समय मांगूंगा मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उससे पहले मैं एक बार एक लाइन कहना चाहता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127 जन्मदिन है। एक भी पैनलिस्ट, एक भी शब्द, एक भी शुभकामना कुछ नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक सबसे बड़ा चैनल है इंडिया में, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को, पूरे देशवासी को नेताजी का जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। उसके पहले गौरव जी, भ्रष्टाचारी कौन है? ममता दीदी के क्या समझते? ममता दीदी गाली देते हैं क्या? ऐसा लीडर है ममता दीदी? क्या समझते हैं ममता दीदी के बारे में? ममता दीदी कांग्रेस को, राहुल जी को, सब किसको गाली दी आज तक? आपने खुद लोकसभा चुनाव में मोदी जी खुद आके यहाँ पर
ओ दीदी करके टोन किया। ममता दीदी को यहाँ का विधानसभा का जो विरोधी नेता है वो ममता बेगम कहते हैं। बादल जी, एक अधीर बाबू ने बोला है कि हम ममता दीदी की दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम आ रहा हूँ। ये भ्रष्टाचारी कौन है? नहीं बोलेंगे वो भ्रष्टाचारी कौन है? पीएम केयर्स फंड का आज तक ऑडिट नहीं हुआ। राफेल में जो 2009-10 में 1 राफेल का 3,000 करोड़, अभी 35,000 करोड़ रुपया कहा गया? अमित शाह का बेटे के पास लाखों करोड़ रुपया बैंक खाते में कहा से होने के बाद कौन के हर दिन दिल्ली में रेप होता है, हर दिन दलितों को अत्याचार होता है, हर दिन उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलाता है। कौन लोग करते? ना हुआ मेक इन इंडिया, ना हुआ डिजिटल इंडिया, ना हुआ फाइट का गवर्नमेंट। आप आंकड़ा दे रहे हैं, आज तक में आप आंकड़ा दे रहे हैं। कहां से मिला इसे आंकड़ा? ना स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, ना स्मार्ट सिटी हुआ, ना स्वच्छ भारत, कुछ नहीं हुआ। क्या किया आपने? जो बुलेट ट्रेन के नाम पर सेमी हाई स्पीड चला रहे, क्या किया? और क्या मैडम देखिए, एक बालोक राम का मूर्ति स्थापन किया। जो हम लोग कहते हैं सीता माता के साथ राम का मूर्ति स्थापन किया जाए, पूर्ण राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया। वही राम लाला, वही राम, सीता माता का नाम है। काल एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीताराम का और जो प्रधानमंत्री जो सियाराम का, लेकिन आज तक सियाराम का नाम है। इसलिए काल भी दीदी ने कहा सीता माता का नाम क्यों नहीं लेते? ये जवाब दीजिए गौरव जी। आज भी एक भी महिला संगठन को नहीं है, क्यों नहीं है? और महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं, और यही लोग, यही आरएसएस, यही नहीं। कल मोहन भगवत ने क्या किया? प्रधानमंत्री को सामने रख के प्रधानमंत्री को जो बातें किए, हिंसा का बात, अहंकार का बात कौन किया? वही मोहन भगवत ने किया। अरे आप लोग आरएसएस का नाम लेते, लेकिन कोई एक भी महिला संगठन आपके पास नहीं है आरएसएस के अंदर। आप उसका जवाब ले लेते हैं उनसे। क्यों नहीं लेते सीता का नाम? एक बादल का मूर्ति स्थापन किया, लेकिन मैं दे दूं उत्तर। राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया आप लोगों ने। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आपने अधीर बाबू पे एक लाइन नहीं बोला, अधीर बाबू पे तो बोला ही नहीं आपने। अधीर बाबू बोल नहीं पाएंगे। एक सीट है अधीर बाबू, वो खुद बंगाल में कह दिया मैं अकेला लड़ूंगा। लड़ने दीजिए ना सर। और मैं दीदी ने तो बार कहा इंडिया अलायंस में जिस इलाका में, जिस राज्य में जिस पार्टी का संगठन मजबूत है उसका बात सुनना पड़ेगा, यही तो बात है। और कांग्रेस के साथ कोई दुश्मनी हमारा नहीं है, ना ममता जी से मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले गौरव मैं कह रहा हूँ अमित शाह भी हमारा दुश्मन नहीं है, उनका पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जय सिया राम होना चाहिए, आप जय श्री राम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, इनको सुनने के बाद, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने के बाद, घमंडिया की घटक दलों के प्रवक्ता को सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ राम लल्ला, दूसरी तरफ हो हल्ला। और क्यों कहता हूं? देखिए, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और जयंती पे किसी ने याद नहीं किया। अरे हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट दिखाता हूं मैं। पराक्रम दिवस किसने शुरुआत करी? नेताजी की जो मूर्ति है कर्तव्य पथ पे किसने लगाई? आप लोगों को तो याद नहीं आई। कांग्रेस ने तो प्रयास किया उन्हें भुला दिया जाए, उनका कद छोटा कर दिया जाए, क्योंकि गांधी परिवार को आगे बढ़ाना था। ये किया, हमने किया। लेकिन आज जो बात है, देखिए अंजना जी, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। शांत अंजना जी, इनको शांत कराइए प्लीज, बीच में ना चिल्लाइए। देखिए, ये मैं जो ट्वीट दिखा रहा हूँ, बादल जी यहाँ पे आज तक हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, तो एक बार में एक ही की आवाज जाएगी। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लगातार बोल रहे हैं, लेकिन किस खिड़की में किस बादल से बारिश होगी ये हम लोग तय करते हैं। प्लीज सर, नॉट अ शाउटिंग मैच। जैसे जवाब खत्म होगा मैं रिस्पॉन्स लूंगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, जो टीएमसी नेता ने बात कह दी आपके शो पर, वो बहुत दूर तक जो है एक संकेत दे रही है। उन्होंने क्या कहा? अधीर रंजन चौधरी अकेले लड़ने चुना। तो यही बात तो अंजना जी पूरा देश जानता है। ये जो घमंडिया है, ये एक साथ 2 कदम चल नहीं सकता है। ये चुनाव कैसे साथ लड़ेंगे? आपके चैनल पे ये बात कही गई है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी एक दूसरे के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं, मैं समझता हूं वो अपने आप में दिखाता है कि इनमें कोई समन्वय नहीं है। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी पे एक बात पूछना चाहूंगा। उन्होंने आज दिखाया वो कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। ममता बनर्जी ने कहा था हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर जय श्री राम का नारा लगा। आज अभिषेक बनर्जी ने कहा, ये पूछिएगा, उन्होंने कहा
कि अगर कोई भी मंदिर कोई टूटी जगह पे बनेगा जहां दूसरा ढांचा था, तो ये नफरत का प्रतीक है, ये हिंसा का प्रतीक है और हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे। ये उनका ट्वीट है मेरे हाथ में। अभिषेक बनर्जी इनकी पार्टी के नेता है कि नहीं है? जब पूरा देश राममय है, हम लोग गौरवान्वित हैं, स्वर्णिम युग की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वहां नफरत का प्रतीक है। बादल जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आपकी पार्टी पर उन्होंने अटैक किया है। 2 लाइन का जवाब। मैंने बोला, अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने खुद लड़ूंगा, खुद मैं अकेला लड़ूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ऐसे, इसलिए मैंने बोला पार्टी का कोई डिसीजन नहीं, कोई ठीक है। नवल किशोर जी बिहार पे आते हैं। कोई डिसीजन नहीं हुआ। खबर यह है कि 40 ही वहां पर सीटें, आवाज नीचे की 40 सीटें हैं, जिनमें से जेडीयू खुद 17 पे लड़ना चाहती है, कांग्रेस 10 मांग रही है, निकल गई 27 सीटें, सीपीआई सिपा माले सब वहां पर मांग रहे हैं 3-3 सीट। तो आप लोग के लिए क्या बचेगा? पिछली बार जीत नहीं पाए इसीलिए सब दबा रहे हैं क्या इस बार? और लग रहा है नीतीश बाबू सॉफ्ट हो रहे हैं उधर। देखिए अंजना जी, एक तो बहुत विलंब से आपने मौका दिया और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कारण जरूर होगा इतना विलंब करने के लिए, लेकिन बिहार पर चिंता करने वाले जो दल हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब मजबूत जमीन वाली पार्टियां एक साथ बैठती हैं तो चिंतन करना पड़ता है और निर्णय ऐसा लेना पड़ता है जिसमें कि जीत तय हो। आप भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहिए कि जो लोग उनके साथ, उनके उभार में 2014 में साथ थे, वो सारे मजबूत दल छोड़ चुके हैं उनका साथ, या अकाली दल हो, शिवसेना हो, जनता दल यूनाइटेड हो, टीडीपी हो, वो जितने भी मजबूत दल थे, तो घमंडिया वास्तव में कौन हुआ? जिनका साथ लोग छोड़ते हैं वो घमंडिया हुआ। यहाँ पे तो जुड़ाव है, रहेगा। और उन तमाम मीटिंग के बाद अमित शाह जी लगभग 6-7 बार बिहार जा चुके हैं, हमें लगता है मोदी जी भी दूसरी बार जाएंगे। और जो हवाई अड्डा बना नहीं, वहां से प्लेन उड़ाने वाले नेता हैं इनके पास। जो दरभंगा में एम्स बना नहीं, वो बनाने वाले वहां पर हैं लोग। तो ये बिहार की जनता जानती है। और आपने अभी बोला ना कि बिहार क्यों पीछे है, तो बिहार के पीछे रहने का कारण यही है कि आज तक जो उसे न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय, वो बिहार को नहीं मिला। विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। डबल इंजन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बिहार को धोखा देती रही, यही कारण है। और अब जब बिहार ने एक मॉडल तैयार किया है जातीय जनगणना को कराकर, और उसके आधार पे जो एक मॉडल विकास का तैयार किया है और उसका रास्ता दिखाया है। धीरेन जी जल्दी से चलिए धीरेन जी इसका जवाब दीजिए। पहले तो अंजना जी, आपने जो रामलला का दर्शन करवाया, आपको और आपकी पूरी टीम को आज तक को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत सुगमता से आपने दर्शन कराया, बहुत बड़ा दिन आपने बनाया है। धन्यवाद। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अचानक लालू जी का और तेजस्वी जी का जाना नीतीश जी के यहाँ, अचानक अपने पूरे राष्ट्रीय कमेटी में बदलाव कर देना, अचानक से सब कुछ वो नई राह पे ले जाना, तो कहीं ना कहीं बिहार का हर लोग जानता है कि अगर इनको कुछ करना होगा इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। अब यह संजोग हो सकता है, लेकिन सीरियसली अगर कोई चीजें हो रही है तो यह संजोग है कि प्रयोग है, ये हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर यहाँ बिहार में किसी से चलते आदमी से पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी राजभवन गए तो सब बोल रहा पलट जाएंगे क्या, इस तरह की तो लोगों में चर्चा है ही। और राजनीति में जो कहा जाता है कि दरवाजा राजनीति में होता नहीं है, एक्चुअली में होता है अंजना जी पर्दा। अब पता नहीं पर्दे के पीछे वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनका विषय है। जनता आपको भी लगता है कि शक हो रहा है? शक में आपकी भी नींद उड़ी हुई है। राजीव जी को और इन तीनों को एक बार अभय दुबे और गौरव भाटिया को दिखा दीजिए। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे लेना है, वक्त बहुत कम है। राजीव जी आपसे शुरू करते हो, एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क। एनडीए में जाएंगे, पिछली बार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, सबका सफाया कर दिया था आपने, आरजेडी 0 पर आया क्या था? देखिए, हम जो परफॉर्मेंस हमारा एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हाँ। इंडिया उसी प्रदर्शन को बिहार के लोकसभा चुनाव में दोहराने जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। 39 भी जीत सकते, हो सकता है पहले से 1 सीट और आगे बढ़। ये तो 38-39 सीटें निश्चित तौर पर हम जीतेंगे अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की बिहार में। ठीक है अभय जी। देखिए अंजना जी, मोदी जी और शाह जी की तानाशाही से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल ही नहीं, उनके बड़े नेता भी घुटन महसूस कर रहे हैं।
बहुत बड़ी टूट भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले होने की संभावना है, जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इंडिया के गठबंधन दल अच्छे सामंजस्य के साथ सीट शेयरिंग कर लेंगे। बिहार में मोदी जी इसलिए विचलित है कि जो जातिगत जनगणना को पाप बताते थे, वहां पर एक ऐसा फॉर्मूला सरकार ने, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और आरजेडी की ने दिया है कि वहां 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए देकर गरीबी का समूल कर। देखिए, ऐसा है अंजना जी, वैसे तो मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह दूं इनकी उठक पटक देख के कि मार्च पे आप देखेंगे घमंडिया के घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और मई में आप देखेंगे पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कमाया है हैट्रिक लगाने के लिए। इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लाइन हमने लिखी थी और शो का नाम रखा था, अभी तो मामला यही है, राम जाने क्या होगा। देखते रहिए।